नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं, प्रखर वक्ता हैं। हम दोनों का स्वागत करेंगे। मुद्दा आज का मुद्दा बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां पर अब लगभग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, एनडीए की ओर से भी, महागठबंधन की ओर से भी। खैर, ये बात अलग है कि झारखंड में इंडिया अलायंस नहीं रह पाया। जो इंडिया महागठबंधन बना था, इंडिया अलायंस बना था, वो अब नहीं रह पाया है। वहां पर आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का रिश्ता टूट चुका है। ये भी बड़ी खबर है। लेकिन हम अब बात करेंगे बिहार की। आज बिहार पर ही चर्चा होगी। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सारिका पासवान जी हैं, राजेश तिवारी जी हैं। हम दोनों से बात करेंगे। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो देखिए, उम्मीदवारों के नाम आपको मालूम है। बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, तरारी से राजू यादव और श्री अजीत कुमार सिंह रामगढ़ से। एनडीए के उम्मीदवारों के नाम आपको मालूम ही है। सुनील पांडे के बेटे भी खड़े हो रहे हैं। अशोक सिंह को मौका दिया गया है। बेलागंज से मनोरमा देवी को टिकट दिया गया है। लगभग बात तय है। हम शुरुआत करेंगे। जीत हार की तो बात होगी, लेकिन आप ये बताइए सारिका जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से 3 आपके जीते हुए हैं, मतलब कि महागठबंधन की ओर के हैं। सिर्फ एक बेलागंज, इमामगंज को छोड़ दें तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? क्योंकि 3 सीटों को आपको बचाना है। आपको लगता है कि 3 के 3 बचाएंगे या चारों ले आएंगे? नहीं आलोक जी, बचाना नहीं है। इस बार 3 सीटें हमारी थी और वो हैं और आगे भी रहेंगी। और बल्कि इस बार इस उपचुनाव में हम एक और सीट इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं और वो होगा इमामगंज। क्योंकि इमामगंज भी पूरी तरीके से समझ चुका है कि इस बार बदलाव चाहिए इमामगंज को। क्योंकि इमामगंज की स्थिति जो इसके पूर्व वहाँ जीतन राम मांझी रहे हैं, और आपको पता है, हम तो बार बार कहते हैं, हर डिबेट में मैंने कहा है कि जीतन राम मांझी एक इकलौते ऐसे मांझी समाज के नेता है जिन्होंने कभी भी अपने परिवार से हटके कभी किसी अन्य मांझी समाज से आए हुए व्यक्तियों को उन्होंने मौका ही नहीं दिया। भाई किसको बनाया उन्होंने? अपने समधन को बनाया, जरूरत पड़ी तो अपने बेटे को बनाया, अब अपनी बहू को। मतलब परिवार से बाहर कभी उन्होंने किसी भी मांझी समाज से आए हुए व्यक्ति को उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो मांझी समाज भी समझ गया है कि भाई जीतन राम मांझी तो मतलब हम लोगों को ठग ही रहे हैं। और इसीलिए इमामगंज भी इस बार वहां के, चाहे मांझी समाज के लोग हो या दलित समाज के लोग हो या अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों ने पूर्व में भी आपने देखी जिस तरीके से 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने नौकरियों की बौछार की और कई ऐसी चीजें थी जो होनी बाकी थी, लेकिन इम्पैनल्ड भी था, चाहे वो स्थानांतरण का विषय हो या और भी जितनी कई ऐसे वैकेंसीज थे जो अन्य विभागों में जो इम्पैनल्ड था और निकलने भी वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मौका नहीं मिला। तो बिहार की जनता ये जान रही है कि अगर कोई है जो बिहार के लोगों के बारे में सोच सकता है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार के बारे में, तो वो है तेजस्वी यादव। और इस विश्वास पे इस बार इमामगंज भी हम जीतेंगे। और बाकी सीटें भी आप कह रही हैं, बेलागंज की बात करें, तरारी की बात करें, तो वहां पर भी क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान चुनाव लड़ गए थे, मतलब ये कहा जाता है, तो इस वजह से आपको फायदा मिल गया था। नहीं, देखिए, अगर चिराग पासवान जी के अगर खड़े होने से फायदा होता तो मुझे लगता है कि एनडीए जो है लोकसभा में भी पूरी सीटें जीत लेते और विधानसभा में भी पूरी सीट जीते। लेकिन आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन आप कहिए, तो वो नंबर 1 की पार्टी बन के बिहार में उभरी। राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ। मैं विधानसभा से याद दिला रही हूँ क्योंकि विधानसभा में चिराग पासवान जी भी अगेंस्ट लड़े थे। हाँ, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ। और वो उस समय वो पानी पी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गालियां दिया करते थे। और ऐसे कई बयान है, मैं आलोक जी सुना दूंगी, जिसके सुनने के बाद ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने कहा था नीतीश जी को कि अरे भाई ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, जेल जाना इनको चाहिए, इनको इलाज कराना चाहिए, दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यहाँ तक ऐसे शब्दों के, कठोर शब्दों का और बहुत ही बेइज्जती भरे जो कहते हैं लहजे में उन्होंने बात की थी। अलग बात है कि आज वो चरण अलग बात है। ठीक है, हम जरा राजेश तिवारी जी के पास भी आएंगे। ये सभी बातें जो चिराग पासवान ने कही थी, सब याद है आपको या आपने भी कंप्रोमाइज कर लिया? खैर, कंप्रोमाइज कर लिया अलग बात है, लेकिन जनता के साथ इस बार कंप्रोमाइज कैसे होगा? 3 सीटें उसमें से महागठबंधन की है जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ ये सबको ही जानता है। रह गई बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 19 वर्षों में जो विकास कार्य किए हुए हैं उस पर चुनाव होगा। न जात पर न परिवारवाद जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इस बार का ही जो 4 सीट में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति रहा। लेकिन इस बार हम लोग चारों सीट एनडीए क्या स्थिति रहा? ये तो रहा कि सुरेंद्र यादव एमपी हो गए, श्यामा प्रसाद एमपी हो गए, स्थिति रहा था। तो ठीक है, सीट खाली हुआ, हम लोग लड़ रहे हैं। सुरेंद्र यादव एमपी हो गए, तो सुरेंद्र यादव एमपी हो गए तो सुरेंद्र यादव का अपना काबिलियत था, उसमें आपको तेजस्वी यादव का क्या योगदान था? अगर उसमें अगर कुछ रहा का क्या स्थिति था वो आप देखे हुए हैं।
जो तीन जो है, चाहे वो बक्सर हुआ, चाहे वो औरंगाबाद हुआ और चाहे वो गया हो जहानाबाद हुआ, उसका समीकरण कितने का आप देख लीजिए कि उसका क्या स्थिति है। हकीकत क्या है कि जो लोग आज सीख दे रहे हैं वो सीख दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का नौकरी का, तेजस्वी यादव जी क्या करें, जिसके ऊपर लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा हो, जो अपने बड़े चाचा स्वर्गीय मंगरू यादव के लड़के का जमीन लिखा लिया हो, जो राबड़ी जी अपने बेटे के चाचा के जमीन लिखवा ली हो जॉब के लेकर के अपनी नौकरी देने के लिए, अब वो लोग अगर जॉब की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम जॉब दे रहे। इसके पहले भी एक बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी 17 महीने में आपको ऐसा कि नौकरी की बात हुई थी, नौकरी की नियुक्ति पत्र जो बांटे आप सब विधानसभा में मंदिर में ये पूर्व शिक्षा मंत्री बीए चौधरी जी बोले तेजस्वी जी की उपस्थिति में कि ये मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रोसेस। अरे इनका तो शिक्षा मंत्री उस समय राजमानस के चौपाई पढ़ रहे थे, उस समय वो मंत्रालय में नहीं जा रहे थे। यही आपके बगल में गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र पढ़ रहा था, तो याद कीजिए कि उस समय क्या स्थिति था, किस तरह जयकारा हो रहा था उस समय। राजेश जी देखिए, जहाँ तक बात आपने शुरू में की अभय कुशवाहा की, हम कहना चाहेंगे पिछली बार अभय कुशवाहा जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे सुरेंद्र यादव के खिलाफ जी, अभय कुशवाहा चुनाव वहां से हार गए जेडीयू से। फिर अभय कुशवाहा आरजेडी में है, वो अब सांसद हो गए, खैर विधायक नहीं बन पाए थे लेकिन सांसद बन गए आरजेडी में आने के बाद। आपको लगता है जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, जिस नौकरी की आप बात कर रहे हैं, शिक्षकों की नहीं और हर विभाग कर रहे हैं, 2020 से 22 तक आपकी सरकार थी एनडीए के साथ, उस वक्त नियुक्ति पत्र क्यों नहीं बांटे गए? और फिर देखिए, फिर जब तेजस्वी यादव के साथ आए तो नौकरी रैली होने लगी। अब जब चली गई सरकार, ठीक है बीच में 2 दिन महीने आचार संहिता लग गए थे, अब क्यों नहीं हो रहा है नियुक्ति वितरण? प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद प्रोसेस चल, और ये बताइए 17 महीने में प्रोसेस हो जाता है, ये 17 महीना में प्रोसेस हो जाता है कि 17 महीना में इसके प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये शुरू हो गया। अरे ये जिस विभाग में थे, हम पूछते 5 विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, आप बताइए कि जिस विभाग में आप कितना नौकरी दिए हुए हैं, कितना नौकरी उस विभाग में दिए हुए आप देख लीजिए। और शिक्षा विभाग जो आप खुद चला नहीं पा रहे थे, आपके मंत्री ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि पूरा विवादित हुआ रहा था। आज शिक्षा मंत्री देखिए कैसे कोई विवाद है, विवाद करवाते हैं। सारिका जी जिस तरह से ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ अब की जो सरकार है, क्या मैंने इस मामले में तो साथ दिया, या कह सके जो बात हकीकत थी वो कहा मैंने कि 2022 से सरकार बनी तो नौकरी रैली हुई, अभी नियुक्ति पत्र नहीं बंट रहा है। कल जो जानकारी है नीतीश कुमार सब इंस्पेक्टर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि ये इशू थोड़ा भारी पड़ने वाला है? नहीं, मैं तो ये कहूंगी आलोक जी कि जदयू की ये मतलब बेशर्मी की हद है कि 18 सालों से 19 साल होने पर लगभग मुझे लगता है 18-19 सालों से, जी को छोड़ दें तो वो 18-19 सालों के शासन काल में इनको मतलब 17-18 साल लग गए सारे इम्पैनल्ड करने के लिए। जो कह रहे हैं कि थोड़ी है कि 17 महीने में ये चीज होगी, तो 17 महीने में नहीं हुई तो क्या 17 साल में हुआ क्या? 18 साल में हुआ? 19 साल में आपने क्यों नहीं दिया भाई नियुक्ति? आपने क्यों नहीं लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी? क्यों वही 17 महीने में गांधी मैदान में इतने बड़े कार्यक्रम किए गए और नियुक्ति पत्र लोगों को बांटा गया? तो भाई क्रेडिट हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता की जो है ना वो जनता के प्रति ये वादा था, उनसे ये वादा था कि हम रोजगार देंगे, और उन्होंने रोजगार दिया। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अब ये कह रहे थे घोटाले की बात, तो इनको दिखाई दिया था कि नहीं कि इनको रतौंधी हो गया था कि 13 दिन में 13 ठो पुल ढहा। किसके सुशासन का पुल ढहा भाई? सृजन घोटाला किसका देन है? मुजफ्फरपुर बालिका किसकी देन है भाई? और इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में पुनः एक स्कैंडल। इसके अलावा प्रतिदिन आप देखिए बिहार में गृह विभाग किसके पास है? आलोक जी जरा पूछिए इनसे, अगर जवाब देने की हिम्मत है तो बताइए। गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, बावजूद इसके क्यों प्रतिदिन बिहार में लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है? भाई बेशर्मी की हद है। नैतिक जिम्मेदारी लिया कीजिए आप लोग। नैतिकता नाम की चीज भी नहीं है आप लोगों में। मतलब कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ भी आप लोग करते हैं। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जिस तरीके से महिलाओं का ये बता रहे हैं आलोक जी, एक ओर से झूठ आ रहा है, कहाँ से झूठ? एक ओर से तेजस्वी जा रहे हैं सामने से, झूठ भी तेजस्वी जी के पैर पर गिर के कहेंगे तो हम तो झूठे बदनाम है, असली झूठा तो आप है। कैसे? बेशर्मी का ये मतलब देखिए हद क्या होता है। जिसको जो कह रहा है इतनी हत्याएं हो रही है, अरे जिसके पास 118 नरसंहार हुए, जिसके गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़ दिए जाते थे, एक मियापुर नरसंहार क्या हुआ? संजय विकास नरसंहार क्या हुआ?
पूरे श्रृंखला चला और वो लोग आज ये का हो रहा है और उस पर भी कार्रवाई किया जा रहा है, उस पर भी पकड़ा जा रहा है। आपराधिक घटनाएं आपके शासनकाल में बढ़ी हैं, आपके शासनकाल में देख लीजिए जो रिकॉर्ड है। आप ये बताइए एम्स के जो सिक्योरिटी गार्ड के हेड थे उस पर बोले कि विधायक का चलाया, जो डाटा जारी करते हैं तेजस्वी जी करते हैं तो कर रहे हैं और उसके बाद जो है डाटा जारी करते हैं कि ये आंकड़ा है उसमें डाटा जारी किए थे। कौन सा वाला? जो एम्स के जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी उनके विधायक के भाई चलवाए थे गोली, जो FIR दर्ज हुआ था पृथ्वीराज जी के भाई का, उसमें जारी किए थे। ठीक है, हम ये करें, हम कह रहे हैं ये जीता जागता ये पूरा परिवार है। अब परिवार बात पर बताइए, लालू जी का भी मांझी जी के परिवार पर कौन हंस रहा है? ठीक है, मैंने सुबह चल जो दो बेटी के जानते 23 लोकसभा के चुनाव में लड़े लालू जी, राजद लड़ा, लालू जी सिर्फ 2 जगह प्रचार करने गए और वो भी कहा सिर्फ सारण और पाटलिपुत्र। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, अस्वस्थ है सिर्फ यही 2 जगह के लिए, यही 2 जगह के लिए, आप और जगह नहीं जा सकते। अभी आपने कहा इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, पहले अगर जो जॉब पर था, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आप अगर 17 महीने गिनावे इस समय, इसके पहले जो 2017 में आप रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आप कितना जॉब दिए? क्योंकि आपकी पार्टी भी जब 2014 में प्रोसेस ला दिए 14 में आपकी भी मजबूरी थी, ऐसा मत कहिए। जेडीयू अकेले सरकार कब बनाई है बिहार में? किसको? लालू यादव कब बनाए हुए हैं? लालू 95 में बनाया, 95 में लालू यादव का, उस समय VP सिंह साथ में थे, उसके उस समय रामविलास पासवान जी थे, 14 में आपको भी 2 सीट आया था, 14 में आपको भी 2 सीट आया था, हम अकेले लड़े, इसलिए तो आप इनके साथ आए। सुनिए ना, आप ये जो लड़े हैं, इसके पहले जो है रामविलास पासवान जी से 2009 में लड़े थे साथ में ना जी। रामविलास पासवान जी कहे थे कि अगर रामविलास पासवान हाजीपुर से हार जाएंगे तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। वो तो नहीं रहे, वो तो बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, लालू जी की बात कर रहे हैं। ये देखिए पूरा राजद जो है झूठ प्रचारित करने में एक ऐसे आदमी को नेता हम जरा सच बात है, आपने बहुत झूठ गिनवा दिया। सारिका जी यहीं पर खड़ी है, महिला है, जरा बात कर ही लेते हैं। आपराधिक घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, अभी जो कुछ ट्रेजेडी हुई, जो महिलाएं रो रही थी, उनकी चीख पुकार आपने सुनी, सारण में, सिवान में जहरीली शराब के कारण लोग मर गए। क्या सच में यह मौतें थी या सरकार जो अपने दृढ़ संकल्प पाई हुई है उसके द्वारा ये हत्या कराई गई? अच्छा एक बात बताइए, कोई दृढ़ पर नहीं है ये, आप लोग मान रहे हैं ना कि शराबबंदी बिहार में रहेगा? बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, अगर है, और ये क्या बोलेंगे? ये अगर जो इसके पहले जो हुआ था वही घटना वहां पर जो घटा था, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उनका बयान निकालिए और उस बयान में देखिए वो किस तरह से सरकार के पक्ष में रख रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं शराबबंदी सही है, और वो आदमी उसके बाद आज विपक्ष में, तो आप पलट जाइएगा। ग्लेशियर तो कह ही रहे भाई कि आपको उस पर रहना पड़ेगा, आपको उस पर अडिग रहना पड़ेगा। जो जहाँ पर ढिलाई है, जहाँ पर आपके लीकेज है, उसको ठीक कीजिएगा ना। कई सालों से हर साल सैकड़ों लोग वही कंट्रोल कर रहे हैं, वही स्थिति जहाँ चालू है शराब, जहाँ शराबबंदी नहीं है, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तो बिहार में शराबबंदी से बहुत लोग खुश हैं, बिहार में शराबबंदी से बहुत लोग खुश हैं, आज सब कोई खुश है, सब कोई खुश है। महिलाओं की बात की गई थी, सारी के पास बताते हैं, महिलाओं की बात की गई थी, नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं की इच्छा पर की गई थी। सच में सब बिहार में बहुत खुश हैं शराबबंदी से, बहुत रामराज आ गया है बिहार में। देखिए अभी छपरा और सिवान में जिन लोगों की भी मौतें हुई शराब, जहरीली शराब पीने से, उनकी भी पत्नियां थी, माताएं थी, बहनें थी, वो भी महिलाएं थी। क्या वो महिलाएं, उन महिलाओं में उनकी गिनती नहीं होती है जो रो रही थी? इसके अलावा इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे नवादा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मोतिहारी हो, बिहार के कोने कोने में लोगों ने इस शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पी के उनकी मौत हुई है। और उस पर भी देखिए बिहार के सरकार का ये नंगा चरित्र, कैसे ये छुपाते हैं शराबबंदी को। हमारा तो प्रश्न बनता है, सरकार से पूछती हूँ मैं, कैसे शराब पहुंचता है बिहार में भाई? सारे बॉर्डर्स को पार करके आपकी शराबबंदी अगर पूर्णतः शराबबंदी है तो किसके संरक्षण के साथ पहुंच रहा है, किसकी संलिप्तता है उसमें, और कौन है जो इतने हजारों करोड़ों का ये जो एक पैरेलल नेक्सस जो है वो इकोनॉमिक का वो चला रहा है, जा कहां रहा है भाई? पीछे के दरवाजे से सरकार के पास पहुंच रहा है, इसलिए सारा सिस्टम मेंटेन है, इसलिए सारा सिस्टम मेंटेन है। बीजेपी के बड़े नेताओं के भरोसे शराब की जखीरे प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संलिप्तता है। भाजपा की और जदयू के नेताओं की संलिप्तता, वो वही लोग हैं जो शराब तस्कर है बिहार में, और उनकी ही शराबें जो है बिहार में बैकडोर से सप्लाई हो रही है और उसका राजस्व घाटा बिहार झेल रहा है।
ये देखिए, ये क्या है? पिछला बार जो शराब माफिया जो था, जो आरोपी था, किसके साथ फोटो है? तेजस्वी यादव जी का। ये पूरा बिहार जानता है कि जितना राजनीतिक शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, बालू माफिया हो, वो किसके लोग हैं? आपके पास क्यों कानून है, तंत्र है, तो पकड़ रहे हैं। तंत्र है। इसका भी कार्रवाई होगा, क्योंकि नीतीश जी किसी को भी न वो क्राइम करप्शन कमीशन से कोई समझौता नहीं करते, जो भी दोषी है पकड़ा जाएगा। अरे बेल पर कितना दिन रहिएगा? बेल पर रहिए, बेल पर खुशी मनाते रहिए, लेकिन जेल तो जाना है। अभी जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आपको ये जो अभी कुछ ट्रेजेडी हुई है, जो जहरी साहब से लोग मरे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है इस उपचुनाव सच्चाई सब कोई जान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पूरे निष्ठा के साथ इसको बंद करा, शराबबंदी को पूर्ण सक्सेस करने में लगे हुए हैं। हम लोग पूरे अच्छा, सब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, अभी बंद लगे करने हुए में हैं। हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज जो है, कितने दिन तक लगे रहे? आप जो है 28 जनवरी के पहले आप सरकार में थी, तो इसी शराबबंदी को सफल आपको शर्म आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए। पिछला बार यही किया आप लोगों को। सुनाई बहनों की बलात्कार हत्या तो बात उनके लिए कुर्सी चाहे वो भाजपा जो है जदयू के पूरे पूरे उनके जो संस्करण पे कर ले, लेकिन भाजपा का ऊपर लालू जी हैं, बैठना है। भाजपा का ऊपर लालू जी हैं। डीएनए पे प्रश्न किसने किया था? किसको? किसने डीएनए पे प्रश्न किया था? अच्छा। अरे नीतीश कुमार जी के डीएनए पे किसने प्रश्न किया था? पता है आपको? डीएनए पे प्रश्न करना मतलब उनके अस्तित्व पे प्रश्न करना, और ये नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी से किया है। नाखून और बाल के सैंपल भिजवाए थे। नाखून और बाल के सैंपल भी आपने भिजवाए थे, एनवेलप में बंद करके। ये बताइए, नहीं भिजवाए थे ना आप लोग? अरे आप महिलाओं का क्या कीजिएगा? महिला का वो है जो आज गरीबनाथ थाना में जिसके ऊपर केस दर्ज है, महिला उत्पीड़न का, उसके मतलब आपका सिर्फ परिवार में महिलाओं पे बात करने लायक नहीं है। महिलाओं पे आप बात करने लायक नहीं है। महिलाओं पे बात करने का अधिकार जदयू को नहीं है। महिलाएं सबसे ज्यादा जो है नहीं मोटे तोंद वाले अंकल कहाँ गए? पकड़े गए? मोटे तोंद वाले अंकल, मोटे तोंद वाले अंकल पकड़े गए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो छोटे छोटे बच्चियों को बलात्कार किया गया, राजेश जी, एक मिनट जाइए। ठीक है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सच में क्या आपके राज्य में महिलाएं काफी एकदम सुरक्षित रो तो रही हैं? अगर वो जो रो रही उनको इनके आलोक जी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, सिर्फ इतना मुझे जवाब दे दीजिए ईमानदारी से। अगर आपके अंदर रगों में खून दौड़ता है, आंखों में लज्जा है, तो सिर्फ मुझे इतना बतला दीजिए कि भाजपा की नेत्री विधानसभा में खुद को क्यों कह रही थी कि मैं लज्जित हो गई, मुझे ये महसूस हुआ जैसे मेरा चीर हरण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस बयान पे, जहां वो सेक्स एजुकेशन परोस रहे थे सदन में बैठ के। मुझे बताइए क्यों रो रही थी वो? हाँ, एक शेर है, क्यों रो रही थी? तमीज को सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जवाब देखे हैं। गीदड़ लोग शेर नहीं सुनाते हैं। अरे गीदड़ लोग शेर नहीं सुनाते हैं। गीदड़ लोग शेर नहीं सुनाते हैं। अरे गीदड़ लोग शेर नहीं सुनाते हैं। गीदड़ लोग शेर नहीं सुनाते हैं। अरे गीदड़ लोग शेर सुनाते हैं। और कहते हैं जब बाहर निकलते हैं देखिए अरे निवेदिता क्यों रो रही थी? अरे निवेदिता क्यों रो रही थी? कि देखिए ये बलात्कारी को अपने घर में निवेदिता क्यों रो रही भाई? नहीं होगी ना भाजपा की वो नेत्री क्यों रो रही थी? आप बलात्कारियों के साथ लेकर चल रही हैं। उसके बाद होना चाहिए कि गोलम यादव को आप लोग जो है अपने पार्टी में रखे हुए, उसके बाद जो सजा होकर के बेल पर आता है तो वही लालू जी अपने एक मिनट साइकिल जी गोलम यादव क्या थे? आप हमसे बोलेगा तो जेल में है ना? गोलम यादव क्या थे? तो जेल में है ना? किसके पार्टी से थे और कौन बचाने का काम किया था? पूछिए ये। अनंत सिंह छूट गए। किसको? अनंत सिंह इनके पार्टी में थे तो सदाचारी थे। इनके पार्टी में तो अनंत सिंह तो ठीक थे, हमारे पार्टी में आ गए तो गलत हो गए। माने हम जब कहते तो सही है। ये ठीक है, 2000 की बात नहीं है। आप जब महिलाओं की बात करें तो आपको लगता है कि महिलाएं जब क्षेत्र में जा रही हैं, क्योंकि अब चुनाव की बारी आई है, तो महिलाओं का तो वो कह रहे हैं कि अटेंशन उन्हीं की तरफ है, तो फिर महिलाओं की तरफ आ कहाँ रही हैं? नहीं, देखिए आलोक जी, मैंने बताया आपको कि बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल
और किन लोगों, सारे बिहार की जनता ने विश्वास किया तेजस्वी यादव पे। और आज तेजस्वी यादव जी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की उम्मीद ही नहीं, माताओं और बहनों की भी आस है। आज माताएं और बहनें क्षेत्र में भ्रमण हम करते हैं तो वो कहती हैं कि अगर कोई है जो हमारे बच्चों को नौकरी दे सकता है, हमारे हस्बैंड को कोई नौकरी दे सकता है, हमारी बेटियों की अगर भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, तो वो तेजस्वी यादव जी। आपको पता है कि जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी गई तो 49% उसमें महिलाएं थी। उसमें नीतीश कुमार भी तो साथ थे ना? नीतीश कुमार जी साथ, उसके पहले तो नहीं थे। उसके पहले तो नहीं थे, इसके 18-19 साल में थे। तेजस्वी यादव इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री थे। आप भी बोल लीजिएगा, क्या हुआ? वो जवाब तो आप देंगे नहीं। आपको तो जवाब भाजपा की नेत्री क्यों हो रही थी? राजभवन में आप नहीं समझ में आ रही। आप महिला होकर के और बलात्कारियों को सपोर्ट कर रही ठीक है, एक मिनट शांत उस पार्टी का अरे भाई ठीक है एक मिनट, वो किनका सपोर्ट करे तो अलग बात है। आपको भी महिलाओं के आंसू नहीं दिख रहे हैं जो क्षेत्रों में बह रहे हैं, जिनके पति मर जा रहे हैं, जिनके बच्चे नौजवान मर जा रहे हैं। उन्हीं महिलाओं के मांग पर 4 लाख रुपए दे रहे हैं, 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 4 लाख उनके पति लौट के आ जाएंगे। यही तो बात है कि ये जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं 4 लाख उनके पति लौट के आ जाएंगे, एकदम नहीं लौट जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग शराबबंदी के भविष्य में इस तरह का कोई और ये रहेगा नहीं, और एकदम और लोग की बात चलेगी कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको 3-4 सीटों में से 3 सीटें तो उनकी ही हैं। इस बार तो खाता नहीं खुलेगा। और 2025 में जो तेजस्वी यादव जी का जो गुब्बारा था ना, वो समाप्त होने वाला है। 2000 तक के तेजस्वी यादव, अरे आप नीतीश को बोलिए गुब्बारे से बाहर निकले। नीतीश कुमार बना है। कमल का झंडा लेके घूमने वाले नीतीश कुमार जी को बोलिए गुब्बारे से बाहर निकले। अरे कमल का झंडा लेकर ठीक है, ठीक है। कमल का झंडा लेकर रथ पे बैठने वाले नीतीश कुमार जी को बोलिए गुफा से बाहर निकले। हमारा इनको कमल का झंडा लेकर के, कमल का झंडा लेकर के बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप लाइव सा बने हैं। देखना होगा उपचुनाव की 4 सीटों पर रण है, इस रण में युद्ध बड़ा भीषण होगा, ये भी तय है। देखना होगा जीत अंतिम मतलब किसकी होती है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस चुनाव में ताल ठोक रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।